ही गाइस, वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी। ठीक है, ये एक स्टेट ओरिजिन की थेरी है, मतलब राज्य का ओरिजिन कैसे हुआ उसी पर बेस्ड ये एक थेरी है। इसके अकॉर्डिंग ये था कि राजा और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था और उसके आधार पर ही राज्य का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो इस थ्योरी का अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने इससे पहले वाली वीडियोज़ में किया है। तो वहाँ पर हमने बताया था कि इस थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर्स हॉब्स, लॉक एंड रूसो हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने थ्योरी में क्या बताया है वो हम जानने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं थॉमस हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या बताया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1588 में, और इनकी मृत्यु 1679 ईस्वी में 1679 में हुआ था। ठीक है, देखिए, थॉमस हॉब्स इंग्लैंड का निवासी था। ठीक है, कहाँ का था? इंग्लैंड का निवासी था। उसके समय में इंग्लैंड में राजतंत्र व प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच तनावपूर्ण विवाद चल रहा था। ठीक है, उसके समय में इंग्लैंड में राजतंत्र व प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच तनावपूर्ण विवाद चल रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थॉमस हॉब्स वाज अ रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज टाइम। देयर वाज अ टाइम ऑफ डिस्प्यूट इन इंग्लैंड बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, इस संबंध में हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। ठीक है, अपने इस विचार का प्रतिपादन करने के लिए उसने 1651, ठीक है, 1651 में प्रकाशित पुस्तक लेवायथन, कौन सी पुस्तक? लेवायथन। ठीक है, लेवायथन में समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर In this regard, the Hobbes believed that peace and order cannot be established in a state without a powerful monarchy. To present this idea, he has described the social contract theory in his book Leviathan. ठीक है, ये बुक का नाम है लेवायथन, पब्लिश्ड ऑन 1651 AD। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए, हॉब्स ने अपने समझौता सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की है। ठीक है, हॉब्स एक्सप्लेन्स हिज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एज फॉलोज। ठीक है, देखिए, इन्होंने अपने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इन्होंने अपने थ्योरी में हेडिंग्स फॉर्म में बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। ठीक है, मतलब उस टाइम मानव का स्वभाव कैसा था, ह्यूमन का नेचर कैसा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, हॉब्स के समय चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके सामने मानव स्वभाव का घृणित पक्ष रखा। ठीक है, देखिए, उसने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है। ठीक है, और सदैव शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, क्योंकि उसके सामने इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, तो इसलिए उसने सोचा कि मनुष्य जो है वो एक स्वार्थी प्राणी है और वह हमेशा शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसे हॉब्स फाउंड डिस्गस्टिंग साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर बिकॉज दिस टाइम वॉज गोइंग ऑन civil war in England, so he realized that man is a selfish, egoistic creature and they always try to get power. ठीक है, तो हॉब्स के अनुसार मानव का स्वभाव इस तरह का था। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, नेचुरल स्टेट। तो अगर आपने इससे आगे वाली वीडियो देखी हैं तो उसमें बताया गया था जो सपोर्टर्स हैं इस थ्योरी के, उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, पहला है प्राकृतिक अवस्था का काल, ठीक है, द पीरियड ऑफ नेचुरल स्टेट, और दूसरा है सामाजिक अवस्था का काल। ठीक है, द पीरियड ऑफ सोशल लाइफ।
मतलब प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास कोई भी ज्ञान नहीं होता है, तो वो बहुत ही खराब सा जीवन व्यतीत करते हैं। बट जो सामाजिक अवस्था है उसमें लोग सभ्य हो जाते हैं, इसलिए वो एक नागरिक जीवन जीते हैं। तो इस तरह से दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो जो प्राकृतिक अवस्था थी तो उसमें ह्यूमन का नेचर कैसा था वो ही बताया गया है इस नेचुरल स्टेट में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इस स्वार्थी अहंकारी व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा और वह दूसरे व्यक्तियों को खाने के लिए घूमने लगा। मतलब उसके अंदर इतना स्वार्थ था कि वो अपना पेट भरने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी खा सकता था। ठीक है, मतलब खाने के लिए घूमने लगा, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, मतलब व्यक्ति में कोई भी सभ्यता नहीं थी, वो बिल्कुल भी सभ्य नहीं थी। इस अवस्था में मानव दीन घृणित व पाशविक था, मतलब बहुत खराब था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, द रिजल्ट ऑफ दिस सेल्फिश एंड इगोइस्टिक पर्सन हैविंग नो कंट्रोल ओवर हिज लाइफ वॉज दैट everyone started to look the other person as an enemy and they started roaming around to eat other people, because at this stage the person had no knowledge. In this stage man was cruel, disgusting and एनिमिलिस्टिक। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का स्वभाव जो था वो इस तरह से था। ठीक है, अब आगे देखते हैं समझौते का कारण, मतलब उन्होंने समझौता क्यों किया। ठीक है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा मृत्यु और संहार के इस भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करके एक राजनीतिक समाज का निर्माण करें। ठीक है, जो असहनीय प्राकृतिक अवस्था थी बुरी कंडीशन वाली, उसका वो अंत करके एक राजनीतिक समाज की स्थापना करें। ठीक है, किसके लिए? अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो यही रीजन था एग्रीमेंट का, समझौते का, ताकि उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा हो सके। ठीक है, तो द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड फियर ऑफ डेथ एंड कन्फ्लिक्ट प्रॉम्प्टेड इंडिविजुअल टू इंड द intolerable natural condition and build a political society। ठीक है, तो ऐसी बुरी कंडीशंस का वो अंत करें और एक पॉलिटिकल सोसाइटी का निर्माण करें, इसलिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, एक समझौता किया। ठीक है, आगे देखते हैं समझौता, मतलब समझौता क्या था, कॉन्ट्रैक्ट क्या था। ठीक है, सो नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि क्या कहता है, मैं इस शक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार व शक्ति का समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हम पर शासन करे। ठीक है, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार व शक्ति समर्पण इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। मतलब सभी व्यक्तियों ने दूसरे व्यक्ति से ये कहा है कि मैं इस सभा को, जो वहाँ पर सभा थी, असेंबली थी, उसको अपने अधिकार व शक्ति का समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हम पर शासन करे। ठीक है, परंतु इसी शर्त में कि वह भी अपने अधिकार व शक्ति का समर्पण करे। ठीक है, और जो भी ये लोग कहेंगे इसकी आज्ञाओं को वो जो असेंबली है वो माने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, to build a new society all the person together made an agreement in which each person tells the other person that I surrender my right and power to this power and assembly so that it may rule over us, but in the same way you should also surrender your rights इन दिस फॉर्म। ठीक है, इसी रूप में और इसकी आज्ञाओं को माने। ठीक है, इसका मतलब है जो भी वो लोग कहेंगे, पर्सन जो भी कहेंगे, वो जो सभा है, जो असेंबली है, वो इनकी आज्ञाओं को माने, मतलब इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट ना रहे। ठीक है, सो आगे देखते हैं
समझौते का परिणाम। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हॉब्स के अनुसार समाज द्वारा किए गए समझौते के अनुसार राजतंत्र का उदय हुआ, जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है और प्रजा को शासक के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक राजतंत्र जिसमें राजा का शासन चलता है, तो राजतंत्र का उदय हुआ और प्रजा को शासक के विरुद्ध, जो राजा था उसके विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मेड बाई हॉब्स, तो हॉब्स के द्वारा बनाई गई जो थ्योरी थी उसके अनुसार द मोनार्की इमर्ज्ड, राजतंत्र का जन्म हुआ, एंड हिज रूलर इज वेरी पावरफुल एंड द सब्जेक्ट्स हैव नो राइट टू रिबेल अगेंस्ट द रूलर। ठीक है, राजा के विरुद्ध विद्रोह का, रिबेल का कोई भी उनके पास राइट नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉक का एंड रूसो का जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है।